आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बगल में छुरी मुंह में राम राम, भारतीय अजाइम बेनकाब। और क्या पंजाब पुलिस कल अदम तंजीमों से निमटने की सलाहियत रखती है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। He understands the same language. If someone is harming this country, should also receive the pain of such activity. Until this pain can be transmitted, he will always enjoy giving pain to us. जब साजे सलासल बजते थे, हम अपने लहू में सजते थे। वो रीत अभी तक बाकी है, ये रस्म अभी तक जारी है कि जोम में थे अपने दुश्मन, शायद ये उन्हें मालूम न था। ये खाके वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। ऐसा लगता है कि भारतीय वजीर दिफा मनोहर पारिकर भारतीय फिल्मों से बहुत मुतासिर हैं, और सनी देओल की गदर और सैफ अली खान की फैंटम से तो बहुत ही मुतासिर हैं। वो समझते हैं कि वो भी इन दोनों की तरह पाकिस्तान आएंगे और फिल्मी सुपरमैन की तरह हीरोइन को ले जाएंगे। लेकिन मनोहर पारिकर बकौल आपने अब तक सब्र किया है, तो अब सब्र के साथ साथ खुद पर जबर भी कर लें। ऐसे ख्यालात बेवकूफ़ी की अलामत होते हैं जिन पर सिर्फ आपका मुगेम्बो खुश हो सकता है। दुनिया सिर्फ हंसेगी क्योंकि जिस पठानकोट एयरबेस की आप बात कर रहे हैं, 7 सितंबर 1965 की जंग के आसार शायद उस बेस पर अभी भी हों। क्या ही अच्छा हो कि आप मुंह खोलने से पहले उनको देख लेते या किसी होशमंद से पूछ लेते। वैसे भी आपकी अहलियत और सलाहियत तो पता चल ही चुकी है। आपकी सेना ने किस तरह जान खतरे में डालकर अपने शरीर को दांव पर लगाकर 7 दहशतगर्दों का नाश 4 दिनों में किया। बहुत जबरदस्त। ये काम आप ही कर सकते थे, वरना कोई और प्रोफेशनल लोग होते तो ये काम 2-3 घंटों का था। इसलिए मशवरा है, सब्र किया है, सब्र करें, कोई हरकत ना करें, क्योंकि अगर हम हरकत में आ गए तो आपको बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि हम तो अपनी मुश्किलात को हल कर ही रहे हैं, उनसे लड़ ही रहे हैं, उनको खत्म कर ही रहे हैं। फिर भी अगर कुछ मसाइल हैं तो इनमें कुछ मनोहर पारिकर साहब आप लोगों की मेहरबानियां हैं और कुछ हमारे लोगों की नादानियां हैं। बहरहाल अब मेहरबानियों और नादानियों दोनों को खत्म करने का जमाना आ चुका है, और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब इसी मिशन का नाम है जो कामयाबी से जारी है। लेकिन सवाल यह है कि खतरे के नुमाया नजर आने के बावजूद हमारे सबसे बड़े सूबे पंजाब का सिर्फ पुलिस और CTD के बल पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर इसरार क्यों है? और सिंध में रेंजर्स के जरिए अमन लाने वाला वफाक पंजाब में रेंजर्स के जरिए अमन लाने में हिचकिचाहट का शिकार क्यों है? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से हमें ज्वाइन किया है तलाल चौधरी साहब ने। हमारे साथ सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद होंगे। हमें जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद पराचा साहब ने ज्वाइन किया है, और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। तलाल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये हम इतना ताउन कर रहे हैं भारत के साथ पठानकोट वाक़े पे, और जो उन्होंने सबूत दिए हैं उनकी बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन उसके जवाब में हमें धमकियाँ मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि अब हमारा सब्र जो है वो ख़त्म हो गया है, अब हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और ये बात कोई आम आदमी नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है भारत का वज़ीर दिफा। क्या जवाब है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, एक जरा असूल और ज़ाब्ता समझने की जरूरत है। तो जरा 1 मिनट के लिए इंडिया को साइड पे रखते हैं। एक असूल और ज़ाब्ता हमने तय किया कि पाकिस्तान की सरजमीन पे ना दहशतगर्द को कार्रवाई करने देंगे, ना इसकी जमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ यूज होने देंगे। अब छोड़ दें, इंडिया में अगर इस तरह की कोई तंजीम एक कार्रवाई करती है तो 100 कार्रवाई वो पाकिस्तान में करती है। कश्मीर आजाद ना हुआ, अफगानिस्तान में हमारी मर्जी की हुकूमत नहीं बनी, लेकिन 60,000 पाकिस्तानी जो हैं वो हम हलाक हो गए, हम तबाह हो गए, हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। ये क्यों हुआ कि नॉन स्टेट एक्टर्स है। अगर हमने जवाब देना होगा किसी भी मुल्क को तो स्टेट देगी। क्यों नहीं दिया आपने ये जवाब? मेरी वज़ीर दिफा के बयान को 24 घंटे गुजर गए हैं, सुने ना, मेरी अब तक जवाब पहुंच जाना है। मेरी अर्ज सुने, एटॉमिक स्टेट है हम। हाँ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की अच्छी फौज है, बिल्कुल। सबसे ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क पर 20 करोड़ के 20 करोड़ लोग जान निशावर कर सकते हैं। और अगर भी कोई भी दुश्मन या कोई भी ऐसा जो पाकिस्तान को कोई हमलावर हो, हम स्टेट जवाब देगी।
इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हमें जो, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जितनी बातें की है ना वो बड़ी काबिले फख्र बातें, बड़ी अच्छी आप करें। मुझे ये बताएं कि स्टेट को जवाब नहीं देना चाहिए था, दुनिया को पता चले ना कि हम बर्दाश्त नहीं करते इस तरह की धमकियां और बातें। इस पर बड़ा जवाब देंगे, बड़ा कब देंगे, बड़ा। लेकिन इस बात को पठानकोट के दहशतगर्दों से जोड़ के आप कहें कि वो और ये बराबर है, ये मैच्योरिटी नहीं है। और एक और बात, इस डिनाइल से बाहर आए हैं हम, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ये झूठ बोल बोल के हम कि नहीं ये हम नहीं है, दहशतगर्दी की तो हम हिमायत ही नहीं कर रहे तलाल चौधरी साहब। हम तो कहते हैं आप एक्शन लेना पंजाब में आप एक्शन। मेरी सबसे पहले एक पाकिस्तान की परसेप्शन जो है बनी हुई पिछले 60 साल से, किसी वजह से बनी कि हर दहशतगर्द इधर से निकलता है, हर आदमी के ताने बाने इधर से बुने जाते हैं जो दुनिया में कार्रवाई करते हैं। अगर इस हुकूमत ने इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस डिनाइल से और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में परसेप्शन बदल दिया कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, नंबर 1। अब दूसरी बात है कार्रवाई की। हम इंडिया को खुश नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात के लिए ये काम नहीं कर रहे, हम एक असूल और ज़ाब्ते पे कर रहे हैं। और वो असूल क्या है? ईरान पे अगर कोई यहां से जाएगा, अफगानिस्तान में जाएगा, हमारे किसी और दोस्त मुल्क में जाएगा, अमेरिका या कहीं भी जाएगा, हम किसी नॉन स्टेट एक्टर को, वो इस्लाम का नाम ले या किसी और का, सारे उसूल पठानकोट वाकई के बाद याद आए आप लोगों को। देखे ये पहले भी ये आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए? ये उन गलत पॉलिसियों की वजह से जिनकी वजह से हम अपने तो हमने बच्चियों के स्कूल तबाह करवाए। 2.5 साल आपको हो गए, आपने क्यों ताखीर की? अपना छोड़े, मेरी बात सुन, मैं अपने 2.5 साल की स्टोरी भी बताता हूं ना। मेरे 2.5 साल में ही नेक्टा बनता है, मेरे इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, ज़रब हज़्ब शुरू होती है, नेशनल एक्शन प्लान बनता है, फौजी अदालतें बनती, मेरे 2.5 साल में ही ये कार्रवाइयां होती हैं। 2.5 साल में नेक्टा को फंड मिल गए? और एक और, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर रहा है। मैं इस पे आपको पूरी डिटेल कहां तक काम कर, ये कब मिला है? बच्चे को जवान होते टाइम लगेगा। हमने तो वो बच्चा लिया था, चाहे 2018 के बाद, ये वो पौधा लिया था जो उगा ही नहीं था। अब तो ये पौधा बन गया, दरख्त बनने वाला है। 20 साल हम इंतजार। मेरी मनोहर पारेकर ये कहते हैं, मनोहर पारेकर ये कहते हैं कि ये जो पठानकोट बेस है ना, यहाँ हम पाकिस्तानी तफ्तीशकारों को दाखिल नहीं होने देंगे। 2 बातें हैं, बताइए फिर कि क्या ये अपने इस ड्रामे को छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसके बाद हमें अपनी टीम भेजना चाहिए? पारस, हम अपनी जिम्मेदारी अपने इस मुल्क के वकार की बुलंदी के लिए एक मैच्योर और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन के दिखाएंगे। अगर वो तावन नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं घुसने नहीं देंगे, मेरी बात हम फिर भी भेजेंगे। हमें अपने हिस्से का काम करना है पहले ना। ठीक है। और अगर वो घुसने नहीं देंगे, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, वो हमारी मदद नहीं करेंगे, तो इस बात का नुकसान फिर हमें नहीं होगा, ठीक है, उन्हें इससे ज्यादा होगा। फरीद पराचा साहब, एक जानिब भारत की हुकूमत ये कहती है कि कोई वजह नजर नहीं आती कि पाकिस्तान पर एतबार ना किया जाए, और दूसरी तरफ इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी जो कह रहे हैं, आपने वो सुन लिया, वो कहते हैं कि 1 साल में दुनिया रिजल्ट देखेगी, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या इस धमकी को संजीदगी से देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, इसमें संजीदगी ही संजीदगी है, इसमें कोई धमकी नहीं है, इस पे अमल दरामद हुआ है। पहले एक दिन धमकी दी गई कि हम अपनी मर्जी का महाज चुनेंगे और मजा चखाएंगे जिन्होंने हमारे साथ किया है। अगले दिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफारत खाने पे, पाकिस्तान कौंसल खाने पे हमला हुआ, बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई, और इसी तरह की कार्रवाइयां मजीद जो है वो भारत की तरफ से हो रही हैं। और ये जो अब कह रहे हैं ये भी उसी तरह की धमकी है। ये अलग बात है कि हम जवाबन कह सकते हैं कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बहुत कुछ भारत ने क्या कर लेना है, ये एक अलग मौजूद है। सर एक बात, ये जो मनोहर पारेकर को इतनी इनकी ये जो हिम्मत हुई या जो इन्होंने इतना मुंह खोला है, पराचा साहब, क्या इसकी वजह ये है कि हमारा इनके साथ रवैया बड़ा सॉफ्ट है और ये वो जबान समझते नहीं है? हाँ बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा हूं। अभी हमारे भाई जनाब तलाल साहब ने जो गुफ्तगू की है, और उस सारी गुफ्तगू के अंदर मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान को और किसी दुश्मन की क्या जरूरत होगी। इंक्वायरी अभी नहीं हुई, कमेटी बनी है, कोई रिजल्ट नहीं आया, इन्होंने रिजल्ट भी निकाल दिया है, नॉन स्टेट एक्टर हैं, फलां हैं, ये है वो है, हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, फलां। भाई आप के जिम्मे पाकिस्तान की हिफाजत है, भारत की हिफाजत नहीं है। और ये कब तय हो गया है कि कोई नॉन स्टेट एक्टर जो है वो पाकिस्तान से गया है? और फिर उसके बाद ये कि अभी हम जो समझौता एक्सप्रेस में 570 पाकिस्तानी जिंदा जलाए गए थे, जिनके मुल्ज़म पाकिस्तान भारत ने ही पता कर लिए।
हमने नहीं किया, हमने तो उनसे ये भी नहीं कहा कि आरी करें, लेकिन उन्होंने खुद की इंक्वायरी हेमत करकरे ने की, जिसको भी मार दिया गया। और उसमें पता चला कि भारत के हादर सर्वे से कर्नल प्रोत मेजर कलकर्णी जिसने सच बोला वो हमने मांगे हैं उनसे। सर एक बात, हमने ये कहा है कि लेकिन एक बात बताइए, ये जो डिफेंस मिनिस्टर ने इनके ये कहा है कि एक साल में, सर ये जो हमें धमकी दी कि एक साल में दुनिया रिजल्ट देखेगी, फरीद पराचा साहब आपके ख्याल में ये क्या कर सकते हैं? इतना कुछ तो ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहा है और इसके ताने बाने सबूतों के साथ इंडिया के साथ मिल रहे हैं, तो ये मजीद क्या कर सकते हैं? पारस यही कर सकते हैं ना, यही कर रहे हैं। देखे ना, ये हमारे अंदर जुर्रत नहीं है कि हम भारत को कह सके कि तुम क्या खेल खूनी खेल रहे हो पाकिस्तान में, या बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। वो बार बार इसका इजहार कर रहे हैं कि हर बिहार मरी और ये और वो, ये हमारे साथ है, हम इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमने कोई एहतजाज किया है? फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद होते हैं, GHQ पे हमला हुआ, हमारा वो त्यारे मारे गए, वो त्यारे तबाह किए गए जो भारत के खिलाफ नए अमीने खरीदे थे, हमारे कामरा पे हमला हुआ। देखिए ना, अब ये सारी चीजों को आप नॉन स्टेट एक्टर के खाते में डाल बिल्कुल ठीक सर, इसका जवाब बिल्कुल मैं देती हूँ, सबको शामिल करूँ तलाल चौधरी साहब। ठीक है, जनरल अमजद शुएब साहब से भी यही बात, ये भारत के एजेंट है। ठीक है जनरल अमजद शुएब साहब, ये कुव्वत बर्दाश्त अगर भारत की खत्म हो सकती है तो क्या हमारी पाकिस्तान की नहीं हो सकती? और आपके ख्याल में वो किस तरह भारत को समझाएं, किस तरह बताएं, कौन सी जबान बोलें कि इनको ये पता चले कि हम ये इस तरह की फजूल धमकियां जो हैं वो हम इसमें नहीं आते हैं, इसका कोई मकसद नहीं है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज जो है ये उनको भारत को समझनी होगी। ये आज जो कुछ वो देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि खुद ब खुद कुछ कार्रवाइयां कर रहे हैं और हम भारत से तावन करके उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ये चीज उनको ज़हन में रखनी चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो कभी भी अपने आदमी नहीं भेजती, वो लोकल लोगों को वहीं इस्तेमाल करती हैं। चुनाचे अभी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें शामिल नहीं है। जिस दिन इन लोगों ने कोई इस तरह की कार्रवाइयां की तो इनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि ISI बड़ी मायानाज किस्म की है, हमारी इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। जी भारत को वो नताइज भुगतने पड़ेंगे। यानी जैसा ये सवाल करेंगे वैसा ही इनको जवाब मिलेगा। लेकिन जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल साहब, उन्होंने ये कहा हमने पिछले कई सालों से कोई ऐसा काम नहीं किया जो इंडिया में कोई 2008 सर वो ठीक है, लेकिन देखिए ये डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के, इनकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमें बताते जाएंगे लोगों का और हम पकड़ पकड़ के इनको वो देते जाएं। हम किस हद तक इनसे ताउन कर सकते हैं? और हम तो ताउन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की धमकियां अगर देंगे, ये बयानात आएंगे, तो क्या ताउन के रास्ते में रुकावट नहीं आएगी? फायदा कोई नहीं, तावन हो ही नहीं सकता। अगर तावन वो एक्सेस देंगे हमें तो हम पकड़ेंगे, अगर एक्सेस नहीं देंगे तो ये दूसरा बॉम्बे का वाकया होगा कि इसमें किसी को कोई भी सजा नहीं दी जा सकेगी। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं कि ये हमें सबूत देते हैं, हमसे कहते हैं ताउन करो और फिर ये हमें धमकियां देते हैं, लेकिन जो हमने इनको अब तक सबूत दिए हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है जनरल साहब, कुछ पता है? या इनकी पॉलिसी ये है कि ताउन मांगेंगे, करेंगे नहीं है किसी के साथ? अच्छा, अमजद शुएब साहब मेरे ख्याल से लाइन कुछ डिस्कनेक्ट हुई है। हामिद रजा साहब, एक पानी होने की हैसियत से, हामिद रजा साहब, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो भारतीय वजीर दिफा की जानिब से धमकियां दी गई, जो बातें की गई हैं, ये काबिल बर्दाश्त हैं और इसका जवाब क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया पारस। जहाँ तक मनोज पारेकर की बात है, देखें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक एटमी ताकत रखने वाले ममालिक हैं और आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू नीड टू बी अ रियली स्टूपिड मैन टू पास सच काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, स्पेशली एक डिफेंस मिनिस्टर होते हुए इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान की तवक्को उनसे नहीं की जा सकती थी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इसका रिस्पांस, यस, इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पांस होना चाहिए था। अभी मुझसे पहले फरीद पराचा साहब ने आज जो गुफ्तगू की, मैं उसमें देखें सिर्फ एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम बहुत अरसे से चलाते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे बैंड आउटलेट्स हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे हम नॉन स्टेट एक्टर का नाम दे देते हैं और वो दुनिया में किसी ना किसी जगह पर एट टाइम्स मुलविस होते हैं। लाजिम नहीं है कि हर मरतबा वही शामिल हों, लेकिन इस मरतबा जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वो ये है कि जैश ए मोहम्मद के हवाला से मैं स्पेशली बात करूंगा, इसके ऊपर इंडिया डे फर्स्ट से क्रिटिसाइज कर रहा है जैश को
और पाकिस्तान में टिल टुडे यानी अब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, इससे पहले पाकिस्तान ने जैश के बारे में हमेशा हामिद रजा साहब, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगी सर, जो आपने बात की, देखिए पठानकोट के हवाले से जो हम पंजाब में कार्रवाइयां कर रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रही हूं क्योंकि तलाल चौधरी साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये हम उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे, क्या ये हम कार्रवाइयां भारत को इत्मीनान दिलाने के लिए कर रहे हैं या आप समझते हैं कि इसकी जरूरत हमें भी है? अगर इसकी जरूरत हमें थी तो हमने पहले ये कार्रवाइयां क्यों नहीं की पंजाब में? यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर इसकी हमें, और यकीनन इसकी हमें जरूरत थी, ये पहले हमने कार्रवाइयां नहीं की। अब इस वक्त ये कार्रवाइयां स्टार्ट करने से पूरी इंटरनेशनल दुनिया के अंदर ये इमेज आ रहा है कि पाकिस्तान ने इंडियन डिक्टेशन के ऊपर, आप खुद इंडियन मीडिया, इंडिया मीडिया हाउसेज के उनके तमाम अखबार निकालें, उनके मीडिया चैनल्स निकालें, जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में उन्होंने अपना रवैया तब्दील किया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट जाहिर करना शुरू कर दिया, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली पिछले 25-30 साल के अंदर जैश के हवाला से पाकिस्तान की पॉलिसी डिफरेंट थी। अब जब ये पॉलिसी होगी, देखिए मैं आपको एक बात साबित करूं, खुदा ना खास्ता खाकम बदहन, अभी तो अजमल के साहब वाला ये चीज साबित नहीं हो सकी वो कहां पर था, कहां पर नहीं था, पाकिस्तानी था भी या नहीं। हम हमारी गैर जिम्मेदाराना, मैं कह सकता हूं कि कुछ लोगों की रिपोर्टिंग की वजह से वो पाकिस्तान के खाते पड़ गया। अगर खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसा ताना बाना अगर वहां पे मिल गया तो फिर उसके बाद अब देखिए कि इंडिया का मिजाज कैसे तब्दील होगा कि हम डे फर्स्ट से आपको ये बात कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ठीक है, बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा और जो हमारी हुकूमत है इसको इंतहा पसंद तंजीमों के साथ अपने ताल्लुकात ये खत्म करें, इन्हें करना चाहिए। सिर्फ ये बता दें कि ये आपको इल्जाम लगता है या इसमें कोई हकीकत है? हामिद रजा साहब, मैं आपको इसकी हकीकत अभी छोटी सी बयान कर देता हूं कि गुज़श्ता रोज जंग के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सिटिंग एमपी हैं शेख याकूब साहब की साहिबजादी जो हैं, वहां पे एक डिनर हुआ है जहां पे अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब मौजूद थे और वहां पर अहले सुन्नत वल जमात का चेयरमैन जंग के अंदर लाया जा रहा है जिसको सपोर्ट कर रही है PMLN। ये मैं नहीं कह रहा, आज के आप तमाम न्यूज पेपर के अंदर तस्वीर के साथ ये रिपोर्टिंग मौजूद है वहां पर। सर जी देखिए, जो हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि भारत की डिक्टेशन के ऊपर ये किया, ये नहीं, इसके एक बड़ा बुनियादी एक इसमें किस्सा है, वो ये है कि हमने मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए कट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा आरगेज के भारत की मैंने कहा कि इमेज देने की कोशिश कर रहा है भारत। मैं बता दूं, बहुत सारे पाकिस्तान में जो सूझबूझ रखते हैं इन कामों की, उनका ये ख्याल है कि ये एक इनसाइडर्स काम है वहां पे और इंडिया इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह, और ये डायलॉग करना ही नहीं चाहते थे। चुनाचे उन्होंने एक ड्रामा स्टेज करवाया है जिसमें हमारे पाकिस्तान के एलिमेंट भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को खरीदने के लिए लोग हर जगह मिल जाते हैं। तो उस सूरत में अगर ये वाकई एक ऐसा गठजोड़ हुआ है जहां हमें लेट डाउन करने के लिए कोई ऐसी प्लान की गई और भारत इससे फिर फायदा उठाया कि वो नेगोशिएशन से ही भाग जाए, मुलतवी कर दिए ना तो उन्होंने। नहीं, वही मैं कहता हूं, नेगोशिएशन से भाग गया तो फायदा तो उसी को हुआ ना कि वो नहीं करना चाहते, 63 साल से उनकी ये थी। तो इन्वेस्टिगेशन करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपने वो साजिश बेनकाब करनी है तो आपको इंडिया में जाके साइड नहीं देंगे आपको पठानकोट, अगर नहीं देंगे तो हम उन्हीं के खाते में डालेंगे। हम कहेंगे जी आप देखें, बॉम्बे का किस्सा भी यही हुआ कि उन्होंने अभी तक जो हमने उनको सबूत दिए, क्या उन्होंने उसका ये क्या उसमें पेशरफ्त हुई है, क्या रद्द अमल रहा? हमने तो दिए, ये तो हमारा कसूर है कि अभी हम रख के बैठे हुए। देखें, ये पराचा साहब यहाँ पे नाम ले रहे हैं समझौता एक्सप्रेस का, मैं ले लेता हूं, नून लीग के किसी लीडर ने कभी नहीं लिया, उनसे बात नहीं की। ये चीज जो है हुकूमत लेवल पे 3 डोजियर हम जाके यूनाइटेड नेशन में पकड़ा के आए हैं, इनको नहीं हमने पकड़ा है। ये चीजें हम अपने तौर पे अपने ऊपर एक कमजोरी तारी करके बैठे हुए हैं, अपना केस हम प्लीड नहीं करते, लेकिन कम से कम इसमें हम इनके केस के लिए तो अपना कम से कम अपना साफ कर सकते हैं हिसाब किताब कि ये भारत की तरफ से हो गया है। अगर भारत नासिर जंजुआ जो है वो अजय देओल से तो कर सकते हैं ना, उनसे तो बात हो सकती है ना। ये हो सकती है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट उनको कहे जी इनको हैंडओवर करो तो हो जाएंगे। सर आपकी क्या पॉलिसी है, आप क्यों नहीं करते? कितने सवालात उठाए हैं, जरा उनका जवाब दे दें फिर आगे चलते हैं। जब पहले वाजपेयी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के वकार में बढ़ा, पाकिस्तान को वो उसके मीनारे पाकिस्तान में आके तस्लीम करके उसकी बात करके गए। अगर मोदी आए तो पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इधर आए, उसके बाद ये सारी दुनिया को पता था। और कोई दुनिया या आप दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते कि आज नहीं तो कल एक वाकया होगा। अभी तो एक हुआ है ना, एक आधा और हो जाएगा। देखिए, बहुत सारी कुव्वतें दोनों साइडों पे ऐसी हैं जो चाहती हैं कि 1.5 अरब लोग जो है ना वो इसी तरह गुर्बत में, जहालत में और दूसरी बात,
क्या मामला ये पूरे पाकिस्तान का कंसेंसस नहीं कि बातचीत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल होना चाहिए है जी। उसके बाद क्या हमने उनसे, जब उन्होंने मुज़ाकरात तोड़े, हमने कोई भीख मांगी? उन्होंने खुद से राब्ता किया, खुद से बात किया। मेरी बात सुन लें बात। और दूसरी बात, ये चूरन बेचना छोड़ दें। कौन सा? वो ये कि भी फलां को हम आजाद करवाएंगे, फलां ये करेंगे, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाते बनाते हमने अपनी कब्र बना ली है और हम मर गए हैं। ये 60,000 लोग, 60,000 जनरल साहब, नहीं जनरल साहब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मुझे बहुत पता है, मुझे पता है, बहुत पता है जनरल साहब, मैं पूरी बात कर सकता हूँ। मैं आपकी बात, आप मेरे क्यों टोक रहे हैं? मुझे ऐसे गलत बात नहीं, आप उनके पीछे इनको, मैं गलत बात कर रहा हूँ। किसने बनाई है तो बता दें। बात सुन लें, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के शामिल। जितनी 3 दहाइयों की गलत, कौन मरा है उन दहाइयों की गलत पॉलिसियों से? पाकिस्तान नहीं। किसका अमन तबाह हुआ? किसके 60,000 शहीद हुए? किसके? क्या कश्मीर आजाद हो गया? क्या अफगानिस्तान में हमारी हुकूमत बन गई? क्या बातें करते हैं, अपने आप को बेवकूफ बनाकर। हम, आपने बयान दागना है, लाए मैं उससे बड़ा बयान दे देता हूं। लेकिन बात सुन ले पारस, अगर चोर आपके पास, आपके अंदर है, अपने आप को साफ करें, अपने घर को साफ करें। ये हमारे घर के लिए जरूरी है। और गलत पॉलिसियां बनी, आपको पता चल गया ना चोरों का, चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसको एडमिट करना पड़ेगा। और एक और बात, ऑपरेशन नहीं करा रहे, उस पे आ रही हूं मैं। एक बात अब आगे थोड़ा सा देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि नून लीग की हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं कर रही है और आप लोग इंतहा पसंद तंजीमों से अपना ताल्लुक खत्म करें। ऐसी ही बातें अभी हामिद रजा साहब कर रहे थे। दूसरी बात, हम भी ये जानना चाह रहे हैं कि 2002 से बैन लगा जैश ए मोहम्मद पे, 2016 में अब कार्रवाई क्यों शुरू की गई है? पहले आपने क्यों नहीं की? एक तो सबसे पहले इस मुल्क में बड़ी चीजें पिछले दिनों कुछ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुई हैं जी। पहले हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एसेट समझते रहे, फिर हम गुड और बैड तालिबान में रहे। जब एपीएस का वाकया हुआ तो फिर हम डिनाइल से बाहर आए। फिर हमने कहा हकीकत यह है कि दहशतगर्द है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने, कोई गुड बैड नहीं। फिर फौजी अदालतें भी बनी, हमने बनाई, ठीक है ना। सिंसेरिटी नेशनल एक्शन प्लान भी बना, ज़र्ब अज़्म भी लॉन्च हुआ, शहादत की बात हुई तो हम सबसे आगे अपनी फौज के लिए खड़े हुए और आज भी खड़े हैं। और उसके बाद इन 2.5 सालों में पिछले 30 साल का जो गन और पिछले 10 साल की जो दहशतगर्दी थी सब कम की। कहां हो रही है? नेशनल एक्शन प्लान आपने बनाया, 1 साल हो गया, अमल दरामद हो रहा है सर। ना मेरे, आप कहें कि 30 साल का गंद एक दिन में जो नजरिया जो जहनों में डाला गया है, वो जन्नत दोज़ख का, वो एक दिन में निकाल के सिंध में उसी वक्त एक्शन कर दिया, फाटा में उसी वक्त हो गया, पंजाब में आप रेंजर्स को इख्तियारात क्यों नहीं दे रहे? बात सुने, मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे ना नहीं, रेंजर्स को इख्तियारात दे रहे हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, पूरे क्वाइफ दे रहा हूँ। 20 पॉइंट्स हैं, उनमें 7-8 पॉइंट वफाक के हैं, बाकी हैं सूबों के। अगर पंजाब किसी से लाउड स्पीकर में, हेट लिटरेचर में, सजाओं में, कॉमिंग ऑपरेशंस में, केस बनाने में, क्विक फोर्स बनाने में, अगर पंजाब दूसरों से पीछे हो। और एक और बात, सिंध में डायरेक्ट आपने इख्तियारात दे दिए, अगर नहीं यहाँ पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? बस ये बताएं, फिर आगे चलते हैं। मेरी बात तो सुन लेना मेरी। हम इन्हें बुलाते हैं रेंजर्स को, हम इन्हें ईद उल मिलाद नबी पे बुलाते हैं, मुहर्रम में भी बुलाते हैं और सेंसिटिव मामला पे भी बुलाते हैं। अभी भी जरूरत होगी, जरूरत नहीं है, ये हमारे रेंजर्स हैं, हम इन्हें बुलाएंगे। और एक सर, आपके ख्याल में जरूरत है अभी रेंजर्स की? हम खुसूसी इख्तियारात उन्हें देने की बात कर रहे हैं। मेरी बात, खुसूसी इख्तियारात जो आपकी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान है, जो उसके बाद दूसरा आपके जो एंटी टेररिज्म लॉज हैं, वो पंजाब में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ये मतलब कि पंजाब पुलिस और सीडीडी की जो कार्रवाई है उससे आप लोग मुतमईन हैं, कारकर्दगी अच्छी है? बिल्कुल मुतमईन। पता है, एक बात बताऊं, एक अहम बात करने लगा हूं। ये मैं नहीं अकेला मुतमईन कि सिर्फ मैं नून लीग मैं भी जो एपेक्स कमेटी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में आर्मी चीफ जिसमें शामिल थे, उसमें पूरे स्टेक होल्डर्स ने पंजाब की तारीफ की कि पंजाब दूसरे सूबों से बहुत बेहतर है। और ये मैं उस एपेक्स कमेटी की बात कर रहा हूं जो पठानकोट के बैरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क दहशतगर्दी के शफायत ताने बाने पंजाब की सरजमीन से मिल रहे हैं, क्यों नाम बदल के तंजीमें वहां पे कार्रवाई कर रही हैं? बिल्कुल हमने कभी ये बिल्कुल नहीं कभी आपको दावा किया कि जी पंजाब बिल्कुल साफ हो गया। पंजाब दूसरों से जुड़ा हुआ है। सर मैं ब्रेक ले लूं, फिर आपको मौका दे दूं। कोई तंजीम जो है वो एक सूबे की नहीं है, ये कोई कार्रवाई करती कहीं आती। लेकिन सबसे ज्यादा
ज्यादा काम किसने किया, जो हमारे जुम्मे काम। अब जरा ये बातें मैं बाकियों से पूछूंगी, मैं ब्रेक ले लूं। मैं दूसरी दफा कह रहा हूं, आप गौर नहीं कर रही। अपेक्स कमेटी में जिसमें तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड कर रहे थे, पंजाब की तारीफ नहीं की गई, बल्कि कहा गया कि वो दूसरे सूबों से बहुत आगे। पंजाब की अपेक्स कमेटी की बातें जब बाहर आएंगी तो पता चलेंगी ना। जिसने कहा है मैं वो भी बता दूंगा। पंजाब अच्छा फरीद बराचा साहब, आप कुछ तलाल चौधरी साहब की बात का जवाब देना चाह रहे थे, एक तो वो भी दे दें सर, और ये भी बता दें कि सिंध में तो आप रेंजर्स के इख्तियारात की बड़ी हिमायत करते हैं और रेंजर्स ने वहां अपनी अफादियत साबित भी की है, लेकिन जो इतना अच्छा ये तजुर्बा है, इससे पंजाब में फायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? अच्छा, पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं, ये तलाल चौधरी साहब ने, कुछ लोग पार्टियों में आते हैं तो कई पार्टियां गुजार के आते हैं, उन्हें अपनी पार्टी की हिस्ट्री भी नहीं पता होती। मुल्क की हिस्ट्री तो एक अलग बात है। भाई, जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान में हमने डेप्थ हासिल कर ली, जो आप सवाल कर रहे हैं 60,000 अफराद मार के मरवा के क्या हमने कश्मीर आजाद करवा लिया है, ये आपको सवाल करना चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब से। ये पॉलिसी बनाने वाले मियां नवाज शरीफ साहब है। प्रोग्राम के लिए कैसे टाइम? सुन ले अभी बात। जी प्लीज बात किया। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो जियाउल हक साहब के दौर में पॉलिसी बनी, उसके वजीर आला थे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ये पॉलिसी वो बनाने वाले, अफगान मुजाहिदीन का खैर मकदम करने वाले, उनको इस्तेकबालियत देने वाले, कश्मीरियों के बारे में बड़े बड़े चंदे देने वाले। आज आप हर चीज की नफी करके और आप जो है वो कर रहे हैं, और किससे पूछ रहे हैं ये सवाल? आप किससे पूछ रहे हैं कि क्या कश्मीर आजाद करवा लिया? यानी कश्मीरियों के साथ आपने किया क्या है? वो जो वहां पर कश्मीरी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो जो लाखों की तादाद में सड़कों पे निकलते हैं, वो जो पाकिस्तान के झंडे लहराते और गोलियां खाते हैं, वो जिन्होंने 14 अगस्त यौम आजादी रखा हुआ है और 15 अगस्त को यौम स्याह बनाते हैं, आज उनको आप ये पैगाम, और 1 लाख आदमी उनके शहीद हुए हैं, यहां से जाकर नहीं, ये वहां के शहीद हुए हैं, आज उनको ताना दे रहे हैं कि आपने आजाद करवा लिया। मैं ये समझता हूं कि ये तर्ज कलाम जो है इसको खत्म करना चाहिए, और ये पाकिस्तान के अब जहां तक ये बात आपका सवाल है पंजाब के बारे में, बदतरीन सूरत हाल है पंजाब में स्ट्रीट क्राइम की। कोई दिन नहीं गुजरता, दुकानें नहीं लूटी जाती, लोग नहीं लूटे जाते, लोग पकड़ के देते हैं और पता चलता है कि ये आदमी जो डाकू आपने पकड़ा है ये फला पुलिस अफसर का जो है वो अजीज है। एक सेकंड और इसके अलावा ये तो इसके अलावा आप जनरल साहब की बात का भी जवाब दीजिएगा, वो भी इसी पे बात करना चाह रहे हैं, जवाब डेथ के हवाले से बात की। जनरल साहब बड़े, दोनों की बात सुनकर फिर जवाब दे दें। जनरल साहब बड़े हैं, मैं इनकी बात पहले मेरी बात उन्होंने मेरी गलत बात, जनरल साहब 1 मिनट जी, मैं देखिए मेरी बात सुने। उन्होंने जो बात मेरी गलत, मैंने उन्हें कहा था कि इंडिया को जवाब देने के लिए पाकिस्तान की स्टेट जो है वो बहुत है, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं जो कि अपनी सियासत के लिए कभी कश्मीर का नाम इस्तेमाल करते हैं, कभी अफगानिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं और नुकसान हमें पहुंचाते हैं। हमने ऐसा नहीं होने देना, जवाब हम देंगे। मैंने ये भी साथ कहा था कि हम एटमी ताकत और एटम बम हमने इसी कामों के लिए रखा हुआ है और अफवाज दुनिया की नंबर 1 फौज है। इस बात को कश्मीर का नाम तो हमने आके 12 साल के बाद जिंदा ली उन्होंने भी 2 बातें आपसे करनी। जी देखिए, मैं ये अब सारी बात तो आपकी रिकॉर्ड है, आप अपनी बात निकाल ले, रिकॉर्ड से निकाल ले। आपने क्या कहा है? राजा साहब मैं जरा करूं, मौजूद है जी क्या सुनने वाले हमारे मुल्क में हमारी पॉलिसी को बहुत ज्यादा नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया है जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ को चैलेंज करते रहे हैं और गुड और बैड तालिबान की बात करते रहे हैं। जब ईस्ट पाकिस्तान में गड़बड़ कराई, मुक्तिबानी हमारे लिए बैड थी, इंडिया के लिए गुड थी। आज अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान बैठे हुए हैं, वो अफगानियों पे हमला नहीं करते, उनके लिए गुड है, हमारे लिए बैड है। मुझे दुनिया का, और यही अमेरिका करता रहा, जब तक वो सीरिया में इस्तेमाल करता था अलकायदा गुड थी, जिस दिन उसके हाथ से गई वो बैड हो गई।
मुझे कोई दुनिया का मुल्क बता दें जिसने गुड और बैड नहीं रखा हुआ, एक मुल्क मुझे कोई बता दें। आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी बाकी पॉलिसीज जो हैं किसी भी इंटरनेशनल ताल्लुकात में जहां आपके फसादात हैं, जहां डिस्प्यूट्स हैं, वहां गुड और बैड के बगैर काम ही नहीं चलता। अब अगर पाकिस्तान में आप हर जिसको आप गुड कह रहे हैं गुड नहीं है, लेकिन क्या आपकी कैपेसिटी है कि आप हर तालिबान के साथ जाके लड़ाई शुरू कर दें? किधर जाएंगे आप? आपके अपने मुल्क के अंदर जो फसाद फैलेगा उसको कौन संभालेगा? और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का यह किस्सा है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसी की जगह पे कब्जा करना नहीं होता, अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स वहां रखने होते हैं। जैसे ईरान ने हमें 71 की जंग में, एक फ्रेंडली मुल्क है, उन्होंने कहा जी अपने जहाज और अपना सामान यहां रख लें। 35 साल से 36 साल से हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड की है अफगानिस्तान को, उनको शर्म चाहिए। हमने उनके सारे लोगों को यहां बिठा के रखा हुआ है, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स यहां रहे हैं, यहां के बेसिस से उठ के वहां लड़ते रहे हैं। और आज हमें चैलेंज करते हैं कि जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की आपने बात की, स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसी के ऊपर कोई कब्जा नहीं है। ठीक है, ठीक ये समझने की बातें हैं, हम इनके समझे बगैर हमारे एंकर्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे सारे लोग इसको इस्तेमाल कर करके इंडिया की जुबान बोलते रहे। सियासतदान भी इंडिया की जुबान बोलते रहे। ये सबसे पहले उन्होंने शोशा छोड़ा था गुड और बैड का, और उन्होंने छोड़ा था ये स्टडी। आपके ख्याल में क्या पंजाब पुलिस और सीटीडी जो है वो इसमें इतनी अहलियत और सलाहियत है कि वो पंजाब में कंट्रोल कर सके दहशतगर्दी को, नर्सरीज को खत्म कर सके जहां से ये? आप पंजाब पुलिस की क्या बात करते हैं? एक शख्स उसको सजा होती है अदालत में, वो खड़ा होकर कहता है कि जी मुझे तो इस काम के लिए राणा सनाउल्लाह ने कहा था इसको मारो, बिल्कुल, और आपका आईजी उसकी सफाई पेश कर रहा है। आईजी उसका कहता है कि नहीं जी ये तो ऐसे ही है, इसको तो गोल कर, बिल्कुल ठीक है। ये आप पुलिस की बात करते हैं? ठीक है सर, ये वो लोग हैं जो मिले हुए हैं इनके साथ। अच्छा, हामिद रजा साहब, जनरल साहब ने तो कहा ये लोग हैं जो मिले हुए हैं, जो बात अभी आप कर रहे थे, लेकिन हमारा अज़्म है कि इस साल हमने दहशतगर्दी को खत्म करना है और आर्मी चीफ का भी यही अज़्म है। क्या ख्याल है कि पंजाब में ऑपरेशन शुरू किए बगैर क्या ये अज़्म पूरा हो सकता है? देखिए, एक चीज़ तो हमें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि जो जनूबी पंजाब है स्पेशली, एक तो पूरे पंजाब में तो उनके सेफ हाउसेज हैं, लेकिन जनूबी पंजाब जो है ये दहशत और कलअदम जमातों की एक आमाजगाह है, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और उसके लिए मैं ये समझता हूँ, चूँकि मैं खुद एक तो मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, और दूसरा चूँकि बिल्कुल फैसलाबाद में रहता हूँ। अभी चंद दिन पहले, 2 दिन पहले शायद, हमारे जवानों ने यहाँ पर रजाबाद, फैसलाबाद का इलाका, वहाँ पे कलअदम जमात के 8 या 9 लोगों को पकड़ा। हम ये समझते हैं, जिस तरह जनरल साहब ने ये कहा कि पंजाब की पुलिस को दरअसल जाती पे रोल पे रख लिया गया है। अब अगर आपने पंजाब के अंदर ऑपरेशन करना है तो उसके लिए लाजिम ये है कि यहाँ पर रेंजर्स आए, वगरना पारिस देखें, मैं अभी चंद दिन पहले बलोचिस्तान और सिंध में था, वहाँ पर यह आवाज़ उठती है कि क्या पंजाब के अंदर रेंजर्स क्यों नहीं आती? सिंध के अंदर भी रेंजर्स आए, बलोचिस्तान के अंदर भी FC वहाँ पर मौजूद हो, पंजाब के अंदर आप स्ट्रीट क्राइम, आप ही के प्रोग्राम में चंद रोज पहले पंजाब में क्राइम रिपोर्ट दी गई थी जिसके अंदर डकैती थी, जिसके अंदर चोरी थी, जिसमें रेप था, जिसमें दीगर ऑफेंसेस थे, और पंजाब 10 टाइम्स नहीं, पंजाब 20 टाइम्स तमाम सूबों से आगे था। एक और बात बता दें, थोड़ा सा टाइम कम है, चूंकि आप जो सवालात उठा रहे हैं उनका जवाब मैंने तलाल चौधरी से लेना है। एक और बात हामिद रजा साहब, वो ये कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि तकरीबन 60 के करीब लोग दाइश में गए हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं तकरीबन 100 से कम लोग हैं जो दाइश में गए हैं। आपके ख्याल में जो ये आदाद शुमार दे रहे हैं क्या ऐसे ही हैं? देखिए, मैं इसहाक डार साहब के बारे में तो कह नहीं सकता उनके पास क्या रिपोर्ट है। राना साहब के हवाला से मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उनके पास यकीनन, चूंकि उनके रवाबत बड़े करीबी हैं इन लोगों के साथ, तो उनकी दी रिपोर्ट शायद इस हद तक सही हो कि उनको उनके इल्म में होगा कि यहाँ से इतने लोग गए हैं। जाहिर है जिसका आपके साथ ताल्लुक होता है, आप जानते हैं कि कौन कितना कहाँ पे है, कितना पानी में है। और मेरा एक और मुतालबा है, अगर आपने अगर 20 करोड़ की आबादी में से कुछ लोग तंजीम में चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस तंजीम ने कब्जा कर लिया है। कुछ नहीं, बहुत बड़ी तादाद, पारस, बहुत बड़ी तादाद। मैंने आपके चंद दिन पहले के एक प्रोग्राम के अंदर दाइश के जो लोग पकड़े गए हैं, जो पंजाब में अभी तक पकड़े गए हैं, उनकी तादाद 150 से ज्यादा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब में अगर आपने ऑपरेशन करना है तो या तो लॉ मिनिस्टर को तब्दील करें, लॉ मिनिस्टर एक ऐसा आदमी को कर्नल शुजा खानजादा शहीद जैसा को बंदा लेके आए, कोई रिलायबल, कोई मुहब्बे वतन, जिसका कलअदम जमातों से के साथ ताल्लुक ना हो, जिसके ऊपर कोई प्रीवियस उसकी प्रैक्टिस ऐसी ना हो। जो मेलाफाइड लोग हैं इस किस्म की प्रीवियस प्रैक्टिस में मैं अब जरा जवाब ले लूं, इन मुतनाज़ा लोगों को पीछे करके, और दूसरा रेंजर्स के बगैर पंजाब में ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। आपने इंडिया की डिमांड के ऊपर जैश के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब मैंने जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि वो हमने उसकी डिक्टेशन पे नहीं की, लेकिन मैसेज वर्ल्ड वाइड ये जा रहा है, इंडियन मीडिया ये देने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया की डिक्टेशन पे हमने ये सब कुछ किया। तो अगर रेंजर्स वहां पर खुद मौजूद होगी तो बेहतर तरीके से फिर हमारे ऊपर ये बात भी नहीं आएगी
ठीक है। और दूसरी बात पंजाब हुकूमत पता है क्या कहती है, वो कहती है कि सीटीडी को और अगर पंजाब पुलिस को जदीद असला दे दिया जाए ना तो वो खुद हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ये पंजाब हुकूमत का कहना है। लेकिन मैं तलाश कर सकते हैं, दे गॉट द कैपेबिलिटी, लेकिन उनका हेड तो तब्दील करें, कोई रिलायबल, कोई एथेंटिक आदमी, कोई ऐसा आदमी लेके आए जो मुतनाज़िया ना हो, ऐसा आदमी लेके आए। पहले जरा इस बात का जवाब दे दे जो सागदार साहब ने कहा कि 60 और राना सनाउल्लाह ने कहा कि तकरीबन 100 या 100 से कम कुछ लोग जो हैं वो दाइश में गए हैं। तो सर आप लोग ये कैसे साबित करेंगे, क्या जाने वाले आप लोगों के पास कोई फोन नंबर या अपना आईडी कार्ड नंबर या पता वगैरह लिखवा कर गए कि हम जा रहे हैं इतने? एक तो यकीनन कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ मालूमात मिली, कुछ लोगों के जाने का पता चला। यकीनन कोई यहाँ से कोई अचानक कोई गायब तो नहीं हो सकता, किसी न किसी जहाज से, किसी शिप से, किसी बॉर्डर क्रॉस करके गया। पहले नहीं पता चला कि वो उधर जाना चाहते हैं, चले गए तो आप लोगों को पता चल गया? देखिए यकीनन अगर पहले पता चलता तो ना जाते, और इसी तरह बहुत सारी गिरफ्तारियां यहाँ हुई हैं। और एक दाइश के बारे में बड़ा गलत तासर दिया जाता है कि हुकूमत शायद जानबूझ के मान नहीं रही कि ये इधर है या नहीं, इनकार करते रहे। अभी भी देखे ना, अमली तौर पर वो इधर काम करने के काबिल नहीं है। दाइश के अगर 100 आदमी इधर से गए और अगर 10,000 आदमी तो यूरोप से आके लड़ रहे हैं शाम में, तो क्या पूरे यूरोप में दाइश काम कर रही है? तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर 60 ऑलरेडी ऐसी 60 से 65 के करीब ऐसी तंजीमें हैं जिनके नाम हमने डाले हुए हैं कि ये फलां फलां तंजीम है जो काम कर रही है, हम उसमें से एक और का इजाफा कर सकते हैं, वो 66 भी हो सकती है। इस्लामाबाद में से अच्छे खासे लोग पकड़े जा रहे हैं। अर्ज सुन लेना, देखिए ना, अब अगर चंद एक लोग इंटरनेट पे, फोन पे या किसी और निस्बत से, नजरिए से वाबस्ता होकर अपने आप को दाइश कहना शुरू कर दें और वो इस काबिल ना हो कि इधर कोई कार्रवाई कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता लोग जिनके जहन इस तरफ माइल हो रहे हैं उनको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान में भी और उसके लिए 3 किस्म की स्ट्रेटजीज बनी थी। एक शॉर्ट टर्म थी, एक मिड टर्म थी, एक लॉन्ग टर्म थी। जिसमें शॉर्ट टर्म में एक हमने फौजी अदालतें बनाई, मिड टर्म में इसी तरह ये सिम रजिस्ट्रेशन, मदारस रिफॉर्म्स, फिर उसके अलावा इनके करिकुलम्स, फिर उसके बाद इस तरह का लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये एक नजरिया है जो कि लोग के जहन में डाला गया है और उस नजरिए आप लोग ब्रेक लगा देंगे इसको सर, लेकिन एक बात, मैं एक चीज समझा जी सर जल्दी इनके लिए भी, ताकि ये इस पे वन लाइनर टाइम नहीं है। अच्छा, मैं जल्दी बता। देखिए, जो ये दाइश का जो मसला है ना, ये पाकिस्तान में काफी हद तक फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में अपने अमीर मुकर्रर किए हुए, जिनका सामने आया किस्सा। मौलवी अजीज बड़े अरसे से यहाँ बैठा, मौलवी अजीज बड़े अरसे से बैठा ये कर रहा है और ट्रेनिंग लेके ये अफगानिस्तान में कर रहे हैं। अफगानिस्तान आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अगर वहां पे ये चीज जड़ पकड़ गई है और वहां ट्रेनिंग कैंप उनके बन चुके हैं और वहां पे कहते हैं कि इंडियंस की भी उनको आशीर्वाद हासिल है, अगर ये सूरत हाल है, हमें फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये अफगानिस्तान में अगर चीज आ गई है, ये हाथ देने लगेगी। और एक चीज मैं और इसमें बता दूं, ये खास तौर पे आला तालीमी अदारों में, एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है राजा साहब, लास्ट कमेंट इस पे कर दे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो है ना वो अंदाजों पे की जा रही हैं, तो क्या ख्याल है कि ऐसी बातें हम करना छोड़ दें या जब ये हकीकत बन जाए तब ये बातें करें? लास्ट कमेंट। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों में कोताही कर रही है और ये बातें जब करते हैं तो ये एतराफ़ जुर्म भी है और उज़्र गुनाह बदतर गुनाह भी है। ठीक है, फरीद पराचा साहब, हामिद रजा साहब, जनरल अमजद शुएब साहब और तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए और आवाम को अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारा जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।